नंबर 39 बिनाइन एंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स ऑफ द नेजल कैविटी, ढींगरा बुक से। तो दोनों जो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं हमारे नेजल कैविटी के, इस टेबल में भी गिवन है 39.1 में। ये पर से जो है वो कॉमन है। बिनाइन में हमें पता है कि स्क्वामस पेपिलोमा, इन्वर्टेड पेपिलोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, श्वानोमा, मेनिंजोमा, हेमेंजियोमा, कॉन्ड्रोमा, एंजियोफाइब्रोमा, इंसेफेलोसील, ग्लायोमा, डर्मोइड, ये सारे बिनाइन हैं नेजल कैविटी के ट्यूमर। मैलिग्नेंट में कार्सिनोमा में दो हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, एस्थीसियो न्यूरोब्लास्टोमा, हेमेंजोपेरिसाइटोमा, लिम्फोमा, सोलिटरी प्लाज्मासाइटोमा, वेरियस टाइप ऑफ सार्कोमा। ठीक है, अब दोनों बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारी नेजल कैविटी के अनकॉमन है। तो बहुत वेरी ऑफन जो है ये सेपरेशन है ट्यूमर्स की फ्रॉम द पैरानेजल साइनसेस, वो मुश्किल होती है एक्सेप्ट अर्ली स्टेजेस में। इन एडिशन टू द प्राइमरी ट्यूमर जो नेजल कैविटी है वो इन्वेड हो जाती है ग्रोथ से फ्रॉम द पैरानेजल साइनसेस, या नेजोफेरेंक्स से कोई ग्रोथ आके उसको इन्वेड कर देती है, या क्रेनियल से या बक्कल कैविटी से। अब ये जो बिनाइन लेजन्स होती हैं ये ज़्यादातर स्मूथ होती हैं, लोकलाइज्ड होती हैं और ये कवर हुई भी होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। मैलिग्नेंट वाली ज़्यादातर फ्राइबल होती हैं और इनका ग्रैन्युलर सा सरफेस होता है और वो ईजिली ब्लीड करती हैं। सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर्स की डिटेल देखेंगे। तो बिनाइन में सबसे पहला है हमारे पास स्क्वामस पेपिलोमा, वेरिकोस लेजन्स जो कि बिल्कुल सिमिलर होती है स्किन वार्ड्स की तरह। ये हमारे नेज़ल वेस्टिब्यूल से या जो हमारा लोअर पार्ट होता है ना नेज़ल सेप्टम का, उससे अराइज कर सकती हैं। तो ये एक भी हो सकती है या मल्टीपल भी हो सकती है। ये देखिए नज़र भी आ रहा है, ये पेडंक्युलेटेड भी हो सकती हैं या सिसाइल भी हो सकती हैं। ट्रीटमेंट यही है कि स्क्वामस पेपिलोमा को हम सर्जिकली लोकली एक्सरसाइज करें, ट्रीट करें कॉटराइजेशन के साथ ऑफ द बेस, ताकि रिकरेंस भी ना हो। बेस की भी कॉटराइजेशन करेंगे तो इसको ऑल्सो हम क्रायो सर्जरी या लेज़र से भी ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा होता है इन्वर्टेड पेपिलोमा, जिसको हम ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा या रिंगर्स ट्यूमर या श्रेडेरियन पेपिलोमा भी कह सकते हैं। तो ये ट्यूमर होता है नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा ऑफ द नोज़ का, जिसको हम श्रेडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और पैरानेजल साइनस का है ये। मोस्ट कॉमन इसकी साइट ऑफ ओरिजिन हमारा लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ होता है, मिडल मेटस के अंदर। ठीक है, आपने मोस्ट कॉमन इसका साइट ऑफ ओरिजिन याद रखना है कि ये लेटरल वॉल ऑफ द नोज से मिडल मेटस के अंदर से ये अराइज करते हैं। ठीक है, लेस कॉमनली ये हमारे मैक्सिलरी फ्रंटल या स्फीनोइड साइनस से भी अराइज कर सकते हैं। तो अगर हम फिगर देखें 39.2 एंड 39. इसमें देखिए ये इन्वर्टेड पेपिलोमा दिखाया गया है 79 ईयर ओल्ड मेल में राइट साइड पे, और इसमें जो है ये सीटी स्कैन दिखाया गया है उसी का। इसके अलावा यहाँ पे इस फिगर में देखिए एंडोस्कोपिक व्यू है इन्वर्टेड पेपिलोमा की इन द राइट नेजल कैविटी, जो कि मैस्कुरेट कर रहा है एज ए सिंपल पोलिप। इसमें नोट करें हमें इन्फीरियर टर्मिनेट जो है ये नज़र आ रहा है एज अ, जो ये पुश हो रहा है लेटरली, और जो मिडिल टर्मिनेट है वो एरो हेड से ये दिखाया गया है, जो मीडियली मास की वजह से जो है इसकी वजह से ऐसे पुश हो रहा है। ठीक है, अब इसको हमने ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि हाइपर प्लास्टिक पेपिलोमेटस टिश्यू ग्रो कर रहा होता है स्ट्रोमा के अंदर रादर देन द एक्सोफाइटिक मैनर, यानी इस तरह से एक्सोफाइटिकली ग्रो नहीं करेगा, ये अंदर ऐसे स्ट्रोमा की तरफ ही ग्रो कर रहा है हाइपर प्लास्टिक पेपिलोमेटस टिश्यू। तो इसीलिए हमने इसको इन्वर्टेड पेपिलोमा कह दिया है। ठीक है, अगर देखिए इसमें 39.4 में यहाँ पे दिखाया गया हिस्टोलॉजिकल इसका सेक्शन है श्नेइडेरियन पेपिलोमा का, ये भी इसको नाम दिया है, जो रिबन्स हमें शो कर रहा है थिकेंड एपिथेलियल प्रोलिफरेशन की, जो कि इस तरह से ग्रो कर रही हैं डाउनवर्ड इनटू द स्ट्रोमा। ठीक है, देन कह रहा है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ये थॉट हुआ है कि इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है एटियोलॉजिकल फैक्टर। क्लिनिकली मेन जो है वो इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन द वुमेन, और 40 to 70 ईयर्स की एज वाले ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ये ज़्यादातर यूनिलेटरल होता है और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें नेज़ल डिस्चार्ज भी होगा, पेशेंट को एपिस्टेक्सिस होगा, ये उसके साइनस को या ऑर्बिट को इन्वेड कर सकता है। ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट में प्रोप्टोसिस हो सकती है, डिप्लोपिया और लैक्रीमेशन। जब हम नेज़ल एंडोस्कोपी करेंगे तो हमें पेल पोलीपोइडल सा मास नज़र आएगा, जो कि सिंपल नेज़ल पोलिप को या पोलीपाई को रिजेंबल करेगा। सीटी जब हम करेंगे और एमआरआई तो हमें लोकेशन और एक्सटेंट ऑफ लेजन पता चलेगा। एमआरआई से हम ऑल्सो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एसोसिएटेड सिक्रेशंस को इन द साइनस फ्रॉम द एक्चुअल ट्यूमर मास। ठीक है, बायोप्सी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है इसकी डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा कह रहा है हमें केयर करनी होगी, सिंपल नेज़ल पोलीपाई जो है वो एसोसिएटेड हो सकते हैं विथ इट, या फिर इसमें जो है पेशेंट को, यानी इसमें पेशेंट को साथ में सिंपल नेज़ल पोलीपाई भी हो सकते हैं, या फिर इवन पेशेंट जो है वो ऑपरेट भी हुआ हो सकता है फॉर देयर रिमूवल। ट्रीटमेंट यही है कि हम मीडियल मैक्सिलेक्टोमी करेंगे, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। ये हम लेटरल राइनोटोमी के थ्रू परफॉर्म करेंगे या सब लेबियल डी ग्लविंग अप्रोच के थ्रू।
आजकल एंडोस्कोपिक अप्रोच ज़्यादा प्रेफर की जाती है। 10 to 15% केसेस में मेलिग्नेंसी भी होगी। वाइडर जो एक्सटर्नल सर्जिकल अप्रोचेस होती हैं बाहर से, वो हम रिक्वायर करते हैं उन ट्यूमर्स के लिए जो फ्रंटल साइनस या ऑर्बिट की तरफ फैल गए हैं। रिकरेंस भी होती है इसमें। रेडियोथेरेपी हम इसमें एडवाइस नहीं करते, जैसा कि ये मेलिग्नेंसी को इंड्यूस करवा सकता है। ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेड पेपिलोमा। थर्ड होता है हमारे पास पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा। ये बहुत ही रेयर ट्यूमर है, ज़्यादातर हमारे नेज़ल सेप्टम से, याद रखिएगा, अराइज करता है। सर्जिकली ये बस हम इसको एक्सरसाइज करके ट्रीट करते हैं। नंबर 4 श्वानोमा है। श्वानोमा बहुत ही अनकॉमन बिनाइन ट्यूमर है जो कि हमारे नोज से या पैरानेजल साइनसेस से अराइज करता है। इसमें जो अगर पैरानेजल साइनसेस से आएगा तो एथमोइड से या मैक्सिलरी या स्फीनोइड से। तो ये श्वान सेल्स जो होते हैं ना हमारे नर्व शीथ के, उनसे अराइज करता है। क्लिनिकली हमें राउंड सा मास नज़र आएगा, फर्म कंसिस्टेंसी का, येलो कलर का होगा। ब्लड वेसल्स भी हमें नज़र आ रही होंगी जो कि इसके सरफेस पे रन कर रही होंगी, और ये प्रेशर नेक्रोसिस करवा देगा साथ वाली बोन की। ठीक है, प्रेशर नेक्रोसिस। इमेजिंग टेक्निक में सीटी स्कैन और जो सराउंड एमआरआई जो है ये ज़्यादातर हमें एक्सटेंट शो करेंगी। डायग्नोसिस हम बायोप्सी के थ्रू करेंगे। श्वानोमा को हमें सर्जिकली एक्सरसाइज करना होता है और इनको एंडोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू या एक्सटर्नल अप्रोच के थ्रू हम रिमूव करेंगे। देन आता है मेनिंजोमा। मेनिंजोमा जो है ना अनकॉमन ट्यूमर है जो इंट्रानेजली हमें मिलता है। इसको सर्जरी के लिए बस लेटरल राइनोटोमी के थ्रू हम एक्सरसाइज करेंगे। फिर है हेमेंजोमा। हेमेंजोमा में कैपिलरी हेमेंजोमा भी हो सकता है, कैवर्नस हेमेंजोमा। कैपिलरी वाले में ब्लीडिंग जो पोलिपस होता है ऑफ द सेप्टम, इसको मतलब हम ब्लीडिंग पोलिपस ऑफ द सेप्टम भी कहते हैं। ये सॉफ्ट सा डार्क रेड पेडंक्यूलेटेड या सिसाइल ट्यूमर होगा जो हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम से अराइज कर रहा है। ठीक है, अगर इसको फिगर में देखिए, ये फिगर देखिए, इसमें ब्लीडिंग पोलिपस नज़र आ रहा है जो कि राइट साइड ऑफ द नेजल सेप्टम से अराइज कर रहा है। इसके अलावा ये 39.6 फिगर है, इसमें हमें ये नज़र आ रहा है रेब्डोमायोसार्कोमा नोज के अंदर। सॉरी, ये फिगर है हेमेंजोमा जो कि प्रोट्रूड कर रहा है लेफ्ट नेजल कैविटी में। ये न्यू एडिशन में फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें देखिए हेमेंजोमा दिखाया गया है। तो ये ज़्यादातर स्मूथ होते हैं लेकिन ये अल्सरेटेड हो सकते हैं और ये प्रेजेंट कर सकते हैं रिकरेंट एपिस्टेक्सिस के साथ और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी ये हेमेंजोमास प्रेजेंट करेंगे। ट्रीटमेंट हमने इसको लोकली एक्सरसाइज करना है और कट ऑफ कर देना है सराउंडिंग म्यूकोपेरिकोन्ड्रियम को भी। ठीक है, क्योंकि ये सेप्टम से अराइज कर रहे हैं ना, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम से, तो म्यूकोपेरिकोन्ड्रियम को भी हम निकाल देंगे। दूसरा कैवर्नस हेमेंजोमा है, वो कहाँ से अराइज करेंगे, वो हमारे टर्बिनेट जो लेटरल वाल ऑफ द नोज है, ये फ़र्क आ गया दोनों का। ठीक है, वो सेप्टम से, ये लेटरल वाल ऑफ द नोज थे। इनको हम सर्जिकल एक्सरसाइज करेंगे प्रीलिमिनरी क्रायोथेरेपी के थ्रू। एक्सटेंसिव लेजन्स को रेडियोथेरेपी और सर्जिकल एक्सीजन करनी होगी। नेक्स्ट ट्यूमर है कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा नाम से पता चल रहा है कि सेप्टम के कार्टिलेज वगैरह से अराइज करेगा, तो हमारे जो नेजल सेप्टम है उससे या फिर हमारी नेजल कैविटी से या एथमॉइड से जो है ये अराइज करता है। प्योर कॉन्ड्रोमास कैसे होंगे, स्मूथ होंगे, फर्म होंगे या लोबुलेटेड होंगे। बाकी जो है मिक्स्ड टाइप के फाइब्रो, ओस्टियो या एंजो कॉन्ड्रोमास भी होते हैं, उनको हमने सर्जिकली एक्सरसाइज करना होता है। जो रिकरेंट बड़े बड़े ट्यूमर्स होते हैं उनमें वाइड एक्सीजन हम देंगे क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है उनके रिपीटेड इंटरफेरेंस की वजह से, तो हमने वाइड एक्सीजन देनी होगी कॉन्ड्रोमास में जो बड़े होंगे। देन एंजियोफाइब्रोमा, ये बहुत ही खतरनाक ट्यूमर होता है, नेजल ट्यूमर। ठीक है, इसमें एंजियोफाइब्रोमा में नेजल ट्यूमर आ जाते हैं क्योंकि इसकी प्राइमरी साइट ऑफ ओरिजिन जो है ना हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है नेजल कैविटी का, बिल्कुल स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन के करीब। स्फीनोपैलेटाइन ये बीसी की पॉइंट है। ठीक है, देन है इंट्रानेजल इंसेफेलोसील या मेनिंजो इंसेफेलोसील। तो ये हमें पता है कि हमारे ब्रेन टिश्यू की या ब्रेन की जो है टिश्यू की मेनिंजीज के साथ अगर हर्निएशन हो जाए फोरामेन सीकम से या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से, उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये भी हमें स्मूथ पॉलिप की तरह प्रेजेंट करेगी अपर पार्ट ऑफ द नोज़ में, सेप्टम के और मिडिल टर्बिनेट के बीच में, ज़्यादातर इन्फेंट्स में और यंग बच्चों में। तो मास जो है जैसे ही बच्चा रोएगा तो मास बढ़ता जाएगा और स्ट्रेनिंग के दौरान भी, अनलेस द केयर इज टेकन, इसको हम मिसडायग्नोज भी कर सकते हैं एज अ सिंपल पॉलिप और मिस्टेकन भी कर सकते हैं एज अवर्स्ट, जिसके नतीजे में CSF राइनोरिया होगा बच्चे को या मेनिंजाइटिस भी हो सकता है आगे जाके। तो इसी रीजंस की वजह से हमने बायोप्सी जो है नहीं लेनी। CT स्कैन जो है ज़रूरी होता है ताकि हमें डिफेक्ट जो है नज़र आ जाए बेस ऑफ द स्कल में, इसलिए CT कर लेंगे। ट्रीटमेंट जो है हमने फ्रंटल क्रेनियोटोमी करनी होती है। जो स्टाक है जो ब्रेन से आ रहा है उसको काटना होगा, सिवियर करना होगा, और जो ड्यूरा है उसको रिपेयर करना है, बोनी डिफेक्ट को भी रिपेयर करना है। इंट्रानेजल जो नाक में मांस आ गया उसको रिमूव करना है सेकेंडरी प्रोसीजर के थ्रू, और आफ्टर द क्रेनियल डिफेक्ट अगर हमने सील कर लिया एंडोस्कोपिकली तो फिर जो मांस है उसको भी सेकेंडरीली हम रिमूव कर लेंगे। देन ग्लायोमाज है। सारे जो तकरीबन ग्लायोमाज है 60% एक्स्ट्रा नेजल होते हैं आउटसाइड द नोज, 30% इंट्रानेजल होते हैं। 10% याद रखिएगा दोनों होंगे, इंट्रानेजल और एक्स्ट्रा नेजल। अब ये बच्चों में, इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में हमें मिलते हैं। जो नेजल के अंदर इंट्रानेजल वाले ग्लायोमाए हैं वो हमें फर्म पोलिप की तरह ज़्यादातर प्रोट्रूड करते हुए नज़र आ रहे होंगे एंटीरियर नेयर्स से। ठीक है,
देन लास्ट है नेज़ल डर्मोइड, जो कि हमें वाइडनिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम की तरह मिलेगी और स्प्ले कर देगी नेज़ल बोन्स को, और हाइपरटिलोइज्म, दोनों आंखों के दरमियान का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा वो उसमें डिस्टेंस बढ़ा देगी नेज़ल डर्मोइड। एक पिट या साइनस जो है वो हमें नज़र आएगा नेज़ल डोर्सम के बीच में, मिड लाइन में, और उसमें से बाल भी प्रोट्रूड कर रहे होंगे, ठीक है, हेयर प्रोट्रूड कर रहे होंगे उसकी ओपनिंग से। दैट्स इट। अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे पहला है कार्सिनोमा ऑफ द नेज़ल कैविटी। प्राइमरी जो हमारा कार्सिनोमा होता है पर से वो रेयर है, लेकिन हमारे मैक्सिलरी या एथमोइड कार्सिनोमा की एक्सटेंशन हो सकती है, ठीक है, मैक्सिलरी की या एथमोइड की। स्क्वामस सेल वेराइटी ज़्यादा कॉमन है, 80% केसेस में देखी गई है। बाकी एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा या फिर एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या तो हमारे वेस्टिब्यूल से अराइज करेगा, या एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम से, या लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी से। ज़्यादातर मेन में देखा गया है जो कि 50 ईयर्स एज से ज़्यादा के होते हैं। वेस्टिब्यूलर वाला हमारे लेटरल वॉल ऑफ द नेजल वेस्टिब्यूल से राइज करेगा और एक्सटेंड करेगा कोलोमेला की तरफ, नेजल फ्लोर, अपर लिप की तरफ, और हमारे पैरोटिड नोड्स के अंदर भी मेटास्टेसाइज कर देगा वेस्टिब्यूलर, ठीक है। जबकि सेप्टल वाला हमें पता है कि म्यूकोकुटेनियस जो जंक्शन है वहाँ से अराइज करेगा, बर्निंग और सोरनेस करवाएगा नाक में, और इसको हमने नोज पिकर्स कैंसर भी कहा है, जो ज़्यादातर नाक में हाथ डालते हैं, ठीक है, बार बार नोज पिकिंग करते हैं। यूजुअली जो है ये ज़्यादातर लो ग्रेड की मैलिग्नेंसी होती है, ठीक है, सेप्टल वाला। तीसरा, ये लेटरल वॉल से भी अराइज कर सकता है, ये बहुत ही कॉमनली इन्वॉल्व होता है, इजीली ये एक्सटेंड करेगा हमारे एथमोइड या मैक्सिलरी साइनस में। ग्रॉसली हमें ये पॉलीपॉइड सा मास नजर आएगा लेटरल वॉल ऑफ द नोज में। इसकी मेटास्टेसिस रेयर है और इसका ट्रीटमेंट ये है, दोनों हम रेडियोथेरेपी भी करेंगे, सर्जरी भी करेंगे, ठीक है। अब ये सारी इनकी जो है साइड्स हैं, वेस्टिबुलर, सेप्टल एंड लेटरल। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की दूसरा कार्सिनोमा हमने कहा एडिनो कार्सिनोमा होता है, या एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के ग्लैंड्स होते हैं ना, या माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स के, उनसे अराइज करेगा, मोस्टली हमारे अपर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी से। नंबर 2 है हमारे पास मेलिग्नेंट मेलानोमा, जो कि ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों में देखा गया, दोनों सेक्सेस इक्वली अफेक्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ग्रॉसली ये हमें स्लेटी ग्रे या ब्लूइश ब्लैक पॉलीपॉइड सा मास नज़र आएगा। नेज़ल कैविटी के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट इसकी साइड जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम होती है, उसके बाद हमारा मिडल और इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है। पहले हमारा एंटीरियर पार्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट इसमें नेज़ल सेप्टम का एंटीरियर पार्ट इन्वॉल्व होता है, फिर मिडल और इन्फीरियर टर्बिनेट। ए मेलानोटिक जो वेराइटीज़ होती हैं वो नॉन पिगमेंट होंगी, ए मेलानोटिक है ना। ट्यूमर कैसे स्प्रेड करेगा, लिम्फेटिक और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। सर्वाइकल नोड्स की मेटास्टेसिस हमें इनिशियल एग्जामिनेशन पे मिल सकती है। ट्रीटमेंट है कि हमने सर्जिकली एक्सरसाइज करना है। इम्यूनोलॉजिकल जो डिफेंस है पेशेंट का, वो भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में। हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देंगे ताकि इम्यून प्रोसेस जो है सप्रेस हो जाए। ये इससे सप्रेस हो रहा है तो हमने लाजमी इसको अवॉइड करना है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी नहीं देंगे, वरना इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस का इसमें रोल है। 5 साल का इसमें सर्वाइवल रेट होता है 30%। एक्सपेक्ट हुआ है जब हम वाइड सर्जिकल एक्सीजन देंगे। नंबर 3 ट्यूमर है एस्थीसियो न्यूरोब्लास्टोमा, जिसका सिनोनिम है ऑल्फैक्टरी न्यूरोब्लास्टोमा भी कहते हैं। तो इसको हम ऑल्फैक्टरी प्लेकोड ट्यूमर भी कह सकते हैं। ये हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से अराइज करता है अपर थर्ड ऑफ द नोज में, क्योंकि वहीं पे होती है। बायोमोडल पीक इसका इंसिडेंस 10 से 20 और 50 से 60 के दरमियान उम्र में देखा गया है। ज़्यादातर सिम्टम एक साइड की नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और एपिस्टेक्सिस होता है। जब ट्यूमर हमारे ऑर्बिट को जाके इन्वेड कर देगा ना, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी, तो बाकी सिम्टम जैसे प्रोप्टोसिस, हेडेक, एपिफोरा, डिप्लोपिया, ब्लर विजन, ये सब भी मिलेंगे हमें। इसमें ना लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस नेक के अंदर हो सकती है 10 से 15% केसेस में। इंट्रानेजल या एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम करेंगे नोज़ की, तो हमें एक फ्राइएबल सा चेरी रेड पोलीपोइडल मास नज़र आएगा अपर थर्ड ऑफ द नेजल कैविटी में। तो ये वास्कुलर ट्यूमर होता है और इसकी बायोप्सी जो है हम कभी भी जल्दी नहीं करेंगे अनलेस कि इमेजिंग स्टडीज़ ना की जाए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये वास्कुलर ट्यूमर है, ब्लीड करेगा इजीली। हाई रेजोल्यूशन का सीटी स्कैन में हमें लेजन नज़र आ जाएगी, उसमें हमें डिस्ट्रक्शन और इरोजन नज़र आएगी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की या ऑर्बिटल वॉल की। एमआरआई जो है इन्हेंसमेंट के साथ हम करेंगे तो हमें एक्सटेंशन ऑर्बिट के अंदर जो हो रही है या इंट्राक्रेनियली, वो भी नज़र आ जाएगा। ट्यूमर की हम बायोप्सी करेंगे तो हमें नेचर ऑफ ट्यूमर पता चलेगी। ये लो ग्रेड का हो सकता है विद द फॉर्मेशन ऑफ सूडो रोजेट्स बन सकती है, या हाई ग्रेड का हो सकता है जिसमें न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हो सकता है लेकिन रोजेट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो दोनों फॉर्म्स हमें मिल सकती हैं।
तो इसमें स्पेशल स्टेनिंग चाहिए होती है ताकि हम बाकी ट्यूमर से इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो इसको हमें लिम्फोमा से डिफ्रेंशिएट करना होता है, मेलानोमा, प्लाज्मा साइटोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, अनडिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा एंड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ट्रीटमेंट यही है कि हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफर करता है बिटवीन द इंस्टीट्यूशन। वो है कि हम क्रेनियोफेशियल रीसेक्शन करेंगे एडजुवेंट रेडिएशन के साथ, दोनों कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्री ऑपरेटिव रेडिएशन जो है करेंगे क्रेनियोफेशियल रीसेक्शन के बाद, यानी प्री ऑपरेटिव रेडिएशन दी, उसके बाद हमने क्रेनियोफेशियल रीसेक्शन करनी है। इसके अलावा हम प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी दे सकते हैं और रेडिएशन भी दे सकते हैं, और उसके बाद हमने क्रेनियोफेशियल रीसेक्शन करनी है एडवांस लेशंस में जो ऑर्बिट में भी एक्सटेंड कर गई हैं, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट में भी, इंट्राक्रेनियली भी। ठीक है, नेक के नोड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उनको भी हमने रेडिएट करना होगा। देन क्रेनियोफेशियल जो रीसेक्शन होती है ना, वो कैसे की जाती है, हम ओस्टियोप्लास्टिक फ्लैप जो है उसके ज़रिए करेंगे और एंटीरियर जो क्रेनियल फोसा है उसको एक्सपोज कर देंगे। जबकि हमारी जो फेशियल अप्रोच है वो लेटरल राइनोटोमी के थ्रू या मिड फेस डी ग्लविंग के थ्रू करते हैं। एन ब्लॉक हमने ट्यूमर को रिमूव किया और अकम्प्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो डिफेक्ट जो है बेस ऑफ द स्कल का वो हमने पेरी क्रेनियल फ्लैप के थ्रू रिपेयर भी करना होगा। उसके बाद आजकल एंडोस्कोपिक अप्रोच आ गई है, ये बहुत ही सक्सेसफुल है टू रिमूव दिस काइंड ऑफ ट्यूमर्स, और इवन उनके इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन को भी हम एंडोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं विद द रिपेयर ऑफ द स्कल बेस डिफेक्ट। अगला मैलिग्नेंट ट्यूमर है हेमेंजोपेरिसाइटोमा। हेमेंजोपेरिसाइटोमा बहुत ही रेयर वास्कुलर ओरिजिन का ट्यूमर है। ये हमारे पेरिसाइट्स को इन्वॉल्व करता है, वो सेल जो हमारे कैपिलरीज को सराउंड कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर 60 से 70 साल की उम्र के दरमियान देखा गया। एपिस्टेक्सिस के साथ प्रेजेंट करेगा, ब्रिस्क ब्लीडिंग हो सकती है बायोप्सी के दौरान। ट्यूमर बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी, लेकिन ये डिस्टिंग्विश हम हिस्टोलॉजिकली नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट हमने वाइड सर्जिकल एक्सीजन देनी है, रेडियोथेरेपी जो है वो इनऑपरेबल होती है। रेडियोथेरेपी हम यूज़ करेंगे जो इनऑपरेबल या रिकरेंट लेजन बार बार हो रही है उनके लिए। फिर लिम्फोमा है, ये रेयरली जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा होता है प्लाज्मा साइटोमा। सॉलिटरी प्लाज्मा साइटोमा बिना किसी जनरलाइज्ड ओशियस डिजीज़ के नेज़ल कैविटी में मौजूद हो सकता है। ये प्रीडोमिनेंटली 40 से ज़्यादा वाले मेल्स को अफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट ये है कि हम रेडियोथेरेपी करेंगे फॉलोड बाय 3 मंथ लेटर बाय सर्जरी। ठीक है, 3 महीनों के बाद सर्जरी करेंगे अगर टोटल रिग्रेशन ना हुई। लॉन्ग टर्म फॉलोअप इसमें ज़रूरी होता है ताकि हम मल्टीपल माइलोमा की जो डेवलपमेंट है उसको एक्सक्लूड कर सकें। ठीक है, आगे जाके मल्टीपल माइलोमा ना हो जाए, प्लाज्मा सेल्स का है ना। देन नंबर 7 है सार्कोमा। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा, मैलिग्नेंट हिस्टियोसाइटोमा और बाकी रेयर ट्यूमर्स भी हमारे नोज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए ये रेब्डोमायोसार्कोमा 2.5 ईयर ओल्ड बच्चे में दिखाया गया है, तो ये नोज़ को अफेक्ट कर सकता है। दैट्स इट, यहाँ पे सारे जो बिनाइन और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म से नेजल कैविटी के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चैप्टर में हम न्यूप्लाज्म पैरानेजल साइनसेस के डिस्कस करेंगे।